अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सियासी मंजरनामे पर पीडीएम का जिक्र किए बगैर अब तो वजीर आजम भी नहीं रहते। आज काबीना के इजलास की सदारत भी की, उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मशरूत पेशकश कर दी अपोजिशन को अपने इस्तीफे की और कहा कि अगर लूटी हुई दौलत ये वापस दे दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि पीडीएम ने 31 की जो अपनी डेडलाइन है इस्तीफों की वो भी गुजार दी, इनमें जुर्रत ही नहीं कि वो इस्तीफा दें और अब सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो उसकी अफादियत है या उसके हवाले से अब वो जिक्र करते नजर आते हैं। दूसरी जानिब ये भी आपको बताते चलें कि इसी काबीना में आज वज़रा की जो कारकर्दगी है पार्लियामेंट में उसकी भी एक रिपोर्ट भी पेश की गई। उन्होंने चंद वज़रा को सराहा भी और उसके बाद उन्होंने ये हिदायत भी जारी की कि तमाम वज़रा को पार्लियामान में मौजूद होना चाहिए क्योंकि ये वो फोरम है कौम का जहाँ पर वज़ीर जवाबदेह होता है। इसके अलावा सेनेट इलेक्शंस के हवाले से भी जिक्र करते चलें। आज फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने भी ये कहा है कि मतलूबा नशिस्तों से ज़्यादा सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नशिस्तें हासिल करेगी और जो पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से इसी सेनेट इलेक्शंस के आज उसका एक मशावरती इजलास भी है जिसमें जो नाम हैं उनके ऊपर भी फाइनलाइजेशन या मशावरत की जाएगी और जो तरीक़ाकार होगा या जो लाहे अमल है उस पर भी बात की जाएगी। आज हमने नून लीग के नाराज़ अरकान जो नाराज़ MPAs हैं पंजाब असम्बली के उन्होंने भी एक चार्ज शीट पूरी पेश की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर प्रेस क्लब में जहां उन्होंने अपनी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तमाम MNAs MPAs अपने कारकुनान को छोड़कर बेयारो मददगार बैरून मुल्क जाकर आसाइश की ज़िंदगी गुजारते हैं। नवाज शरीफ क़यादत के अहल नहीं ना कभी थे, उन्हें क़यादत छोड़ देनी चाहिए। ये एक कायद आज़म की लीग है जिसकी वजह से हम इसमें शामिल थे और उन्होंने साथ ही यही कहा कि CM बुज़दार से मिलना आईनी और कानूनी हक है। हल्के के अवाम के ये वोट लेकर आए हैं और उनकी आवाज़ पर ही चलेंगे। तो ये हमने देखा कि उनकी जानिब से की गई थी। बहरहाल सेनेट इलेक्शंस पर इस वक्त सबकी नज़रें हैं। मरियम नवाज साहिबा का भी जिक्र करती चलूँ कि उन्होंने ये कहा है कि 4 फरवरी को जो सरबराही इजलास होगा PDM में उसमें लॉन्ग मार्च जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं उस पर फैसले लिए जाएंगे कि उसका मोडालिटी या मैकेनिज्म क्या होना चाहिए और इस्तीफ़ों से मुतालिक भी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो अदम एतमाद की तहरीक की पेशकश है या जो उनका ये आइडिया है उस पर भी बात होगी जब वो PDM के सरबराही इजलास में इस ऑप्शन को भी सामने रखेंगे। सेनेट इंतखाबात इंतहाई अहम है अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। क्या इन इंतखाबात के नताइज, आज हमारा सवाल यही है, दोनों यानी हुकूमत के भी और अपोजिशन की भी सियासी मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन साबित होंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद जवाद साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज्ञानचंद साहब और इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन किया है पंजाब असम्बली के मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बिलाल अजहर कियानी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ अहमद जवाद साहब आपसे करती हूँ। PTI के लिए मतलूबा नशिस्तों से ज़्यादा आप कहते हैं आपको मिलेंगी, ये कितनी अहमियत के हामिल हैं आपके लिए इस वक्त सेनेट इंतखाबात? देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए सेनेट के इंतखाबात बहुत अहम होते हैं बेशक, क्योंकि जो आपने जनरल इलेक्शन में कारकर्दगी दिखाई होती है उसी की बुनियाद पे अगला जो स्टेप होता है वो सेनेट में मज़ीद अक्सरियत हासिल करने का होता है और पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स और नए बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए सेनेट में आपकी सादा अक्सरियत या अक्सरियत का होना भी बड़ा अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर है सेनेट में आगाज़ 2013 के जनरल इलेक्शन के बाद जो सीट्स हासिल की थी कौमी असम्बली में उसकी बुनियाद के ऊपर सेनेट में पहली दफ़ा वो आई और उसके बाद अब ये दोबारा जो इंतखाबात सेनेट के हो रहे हैं इस दफ़ा PTI के लिए इसलिए ज़्यादा ये अहम है क्योंकि 2018 के इलेक्शंस के बाद PTI के पास एक काफ़ी बड़ी तादाद कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि सेनेट में एक अच्छी तादाद एक सादा अक्सरियत की तरफ PTI का सफ़र शुरू हो सकता है। ये जो एतमाद है कि मतलूबा नशिस्तों से ज़्यादा हासिल किए जाएंगे, ये एतमाद कहाँ से आ रहा है? ये तो आपने चूंकि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक की स्टेटमेंट को कोट किया था तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। हाँ। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो नशिस्तें एक उस मेथड के तहत उस तरीक़ाकार के मुताबिक PTI की आती हैं, जाहिर है कि हमारा फोकस उन्हीं नशिस्तों के लिए है
اور ان کی کامیابی کے لیے جو ہے پارٹی سب ایک اسٹریٹجی پہ بھی کام کر رہی ہے، ایک اچھے پنجاب میں بھی امیدواروں کا اسٹریٹجی بھی انتخاب کرنا بھی ہے۔ ایک پنجاب کی جی اسٹریٹجی بھی چل رہی ہے۔ پنجاب کی دیکھیں اسٹریٹجی تو سینٹ کے الیکشنز ہیں، کے پی سے بھی آپ کو اسٹریٹجی چاہیے، سندھ سے بھی چاہیے، پنجاب سے بھی چاہیے، اسلام آباد کے لیے بھی چاہیے۔ تبھی وہ تو میرے خیال ظاہر سے فردوس جی عاشق اعوان صاحبہ نے مطلوبہ نشستوں سے زیادہ کی امید لگائی ہے نا، کیونکہ وہاں ایک اسٹریٹجی مختلف ہے جو ہمیں سی ایم بزدار کی نظر بھی آ رہی ہے۔ بہرحال ذرا اسی چیز کو ذرا آگے لے کر چلتے ہیں۔ سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا، مطلوبہ نشستوں سے زیادہ اگر آپ سیٹیں حاصل کرتے ہیں دونوں اطراف میں سے، ٹھیک ہے، اس کو ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں ڈالا جائے گا، ضمیر کی آواز کے زمرے میں ڈالا جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف نشستیں زیادہ جو ہیں وہ ہارس ٹریڈنگ کے علاوہ بھی آ سکتی ہے۔ وہ ایسے آ سکتی ہیں کہ مثلا جہاں پہ 2 3 4 گروپس ہیں، وہ اگر سیپریٹلی الیکشنز لڑتے ہیں، کسی کے پاس اگر ریکوائرڈ نمبر جو ہے پورے ہاؤس کے اندر ایک سینیٹر کے لیے وہ موجود نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی الیکشن میں فارم لے کے آتے ہیں، کوئی کینڈیڈیٹ لے کے آتے ہیں، تو ان کے ووٹ جو ہیں وہ یوں سمجھیں کہ مائنس ہی ہو جائیں گے، باقی جو وننگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ الگ سے ہو جائیں گے۔ اگر وہ کسی سے الائنس بنا لیتے ہیں تو 2 پارٹیاں اگر الائنس بناتی ہیں اور ان کے ایک کینڈیڈیٹ کو جتوانے کے نمبر آ جاتے ہیں تو 1 نمبر وہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے۔ پھر وہ جو ٹرانسفریبل ووٹ ہے اس کا بھی فرق پڑتا ہے۔ یہاں پہ سینٹ الیکشنز میں جو کیلکولیشنز ہیں وہ ذرا عام کیلکولیشن سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اس میں بھی اگر آپ تھوڑی بہت غلطی کرتے ہیں تو بھی کوئی سیٹ آپ کی آ بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے۔ اس لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم اس کو ہارس ٹریڈنگ میں ڈال دیں، لیکن ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، پیسے کا استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے 50 کروڑ کو پارلیمنٹرین صرف پی ٹی آئی کے پارلیمنٹرین کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک ہارس ٹریڈنگ ہی ہوئی نا، کہ الیکشن سر پہ ہے اور آپ اعلان کر دیں۔ ہم جب ڈیولپمنٹ اسکیمز پہ پابندی لگا لیتے ہیں تو اس قسم کے اعلانات جو ہیں وہ بھی ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے کچھ اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اور اس کے بعد جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جب نان ڈیلیورنس ہوتی ہے، کوئی اچھی پرفارمنس نہیں ہوتی ہے، تو گورنمنٹ سے اکثر زیادہ جو لوگ ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، تو وہ بھی ادھر ادھر ووٹ کر سکتے ہیں، جس کا امپیکٹ بھی نمبر آف سیٹس جو ہے مختلف پارٹیز کی اس پہ پڑتا ہے۔ ظاہر ہے۔ اچھا، تو اپوزیشن کی جو یہ اسٹریٹجی ہے پی ڈی ایم کی، کہ وہ یہ سوچا جا رہا ہے، زرداری صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مشترکہ طریقے سے لڑا جائے اور اس طرح سے کچھ سیٹس جو ہیں وہ شاید زیادہ مل جائیں گی، ابھی اس پر کوئی فیصلہ ہوا ہے کیا؟ دیکھیں ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جس پہ سوچا جا رہا ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن جو ہے اپنی اکثریت کو برقرار رکھے۔ اس کے لیے سب پارٹیز کا مل بیٹھنا، جوائنٹ کینڈیڈیٹس لانا ایک ہے۔ نمبر 2 کہ اگر پی ٹی آئی کے جیسے ایک گروپ بنا ہوا ہے، میڈیا پہ آتا رہتا ہے کہ وہ اگر سیپریٹلی کوئی محاذ کھڑا کرتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ پولیٹکس میں جو بھی آپشنز موجود ہیں وہ یقیناً پی ٹی آئی کے ڈیسیڈنٹس، آپ کہہ رہے ہیں کوئی ناراض گروپ بھی ہے ان کا جو میڈیا پر آتا ہے، میرے نظر سے کیوں نہیں گزر رہا، کون سا ناراض گروپ ہے ان کا؟ دیکھیں آپ صبح شام میڈیا پہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ پنجاب سے ایک اچھا خاصا گروپ کی بات ہو رہی ہے، وہ میڈیا میں بھی 1 2 آ چکے ہیں۔ جس طرح سے ابھی کچھ آپ ذکر کر رہی تھی کہ نون لیگ کے ایم پی ایس کو بھی گورنمنٹ نے کوئی پریس کانفرنس کروا دی ہے۔ ایکچولی پرنسپلی پیپلز پارٹی والے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، اس قسم کی حرکتیں نہ ہو، پولیٹیکل پارٹیز کو کسی لالچ کے بنیاد پہ توڑا نہیں جائے۔ لیکن جب حکومت اور باقی جو لوگ ہیں وہ کسی اصول کو نہیں مانتے ہو تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یقیناً ہمیں بھی کچھ سوچنا پڑے گا، ہمیں بھی اسٹریٹجی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ ہم اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہوئے کیسے اس پولیٹکس میں اپنا لوہا جمائیں۔ اچھا، تو ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے تو حکومت کہہ رہی ہے نا کہ پھر آ جائیں اوپن بیلٹ میں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی رہ جائے۔ اس کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، پھر بلال صاحب سے ذرا پوچھوں گی، یہ بھی پوچھ لوں گی آپ تو کہیں ناراض ایم پی ایز میں سے نہیں ہے، کیونکہ آج کل بڑی تعداد جو ہے وہ
सीएम बुज़दार पर एतमाद की जिसे कहते हैं मोहर लगाती नजर आ रही है आपकी जमात की. लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड टॉक अबाउट सेनेट इलेक्शंस. वेलकम बैक. बिलाल अजहर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नून लीग के काफ़ी एमपीएस ऐसे हैं जो अब सीएम बुज़दार पर एतमाद लाते नजर आ रहे हैं, तो ये सेनेट इलेक्शंस की क्या स्ट्रैटेजी हम इसको कहें जो पीटीआई की पंजाब में है कि आप लोगों से जो नाराज़ हैं उनका एक पूरा ग्रुप बन जाए और क्योंकि जाहिर है वो वोट्स भी दरकार होंगे, फिर वहाँ पर जाहिर है पीटीआई ने अपने एलआई के साथ एक सीट भी दी है, कामिल अली आगा साहब का नाम आ रहा है बतौर सेनेटर, तो जाहिर है एक सीट और भी मिल जाए, इसके लिए ये सारा काम हो रहा है. नहीं, देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी. सबसे पहले तो नादिया साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. देखिए जी, ये जिन आप अफराद का जिक्र कर रही हैं, ये तो वही चंद 2-3 हैं जो कि बार बार आ जाते हैं, मगर इनकी तो कोई अहमियत नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है. वही हैं जिनको पार्टी निकाल भी चुकी है. ये वही लोग हैं जिन्होंने जब अपोजिशन चेंबर में पंजाब असेंबली में आने की कोशिश की तो उनको कहा गया कि आप उनको दाखिल नहीं होने दिया गया, और अभी तक ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से और वही 3-4 बंदे बुज़दार साहब से बार बार मिलते तो हैं, मगर अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टिकट के ऊपर जो इनकी जीत है उससे इस्तीफा भी नहीं दे रहे. तो ये मुनाफिकत भी है और इनकी बात की वैसे भी अहमियत नहीं है, इसलिए इनको ना ही इंपॉर्टेंस दें तो बेहतर है. जहां तक आपने दूसरी बात की सेनेट की स्ट्रैटेजी की, देखिए, फिरदौस आशिक अवान साहब इस तरह की कि जैसे कहते हैं टुरले पर लैक ऑफ बेटर टर्म मारती रहती हैं. अभी तो हालात ये हैं कि जितनी इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक बनती हैं, उससे ज्यादा लेने के बजाय अभी इनको जितना इनका बनता है उसको ही समेटने में लगे हुए हैं. इसीलिए ही ये डेवलपमेंट फंड्स भी दे रहे हैं, जिसको पहले ये रिश्वत कहा करते थे वजीर आजम साहब, और अब बांट रहे हैं. और इसी वजह से अब ये ओपन बैलेट पे भी यू टर्न कर रहे हैं. जब पहले मुस्लिम लीग नून ने और जमातों ने कहा था तो उस टाइम पे इन्होंने इसकी मुखालफत की थी जब ये अपोजिशन में. अब ये इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको महसूस हो रहा है कि पहले जो ये हॉर्स ट्रेडिंग खुद करते रहे हैं, अभी इनको ये डर है कि इनके ही लोग कहीं टूट ना जाएं. अच्छा. तो ये तो सारी इनके यू टर्न्स हैं जी. और इसमें आप देखेंगे कि इनके लोग टूट ना जी जाएं, तो जी इसका मतलब तो ये मैं कि आपको ऑपोजिशन के ऊपर, इस फिर हवाले इसका से मतलब ये ऑपोजिशन बताना से ही चाहूंगा कि परेशान है ना देखिए, कि कहीं ऑपोजिशन ना हॉर्स ट्रेडिंग करे, इसीलिए तो फिर वो कह रहे हैं कि ओपन बैलेट हो. नहीं, देखिए, अभी भी नहीं नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही जी. हालात ये हैं कि इनके एमएनएस और एमपीएस अपने हलके में जाने के काबिल अभी नहीं है. जाते हैं तो डांट पड़ती है, शक्ल दिखाने के लायक नहीं है. और अभी सेनेटर साहब ने भी एक इशारा किया था, तो 20 तकरीबन का ग्रुप है एमपीएस का. पिछले दिनों खबरों में भी आया, जिन्होंने जो टीवी पे भी आया, कि जो कहते हैं जी बुज़दार साहब हमारे हलके में आते हैं तो लगता है किसी और जमात के सीएम हैं और हमें सौतेलों की तरह ट्रीट करते हैं. तो नेचुरली जो एमएनएस एमपीएस हैं, अव्वल तो ये जेन्युइनली आए नहीं. जो थोड़े बहुत वोट लिए भी हैं वो आवाम आके इनसे पूछती है. महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, और अब प्रेशर है इन एमपीएस के ऊपर कि अब 2.5 साल हो गए हैं तो डिलीवर करना है. तो इनकी अपनी ही नाकामियों की वजह से, जो कि हमें एक्सपेक्टेड थी, एक सेलेक्टेड हुकूमत है, हमें पता था कि इनके यही हालात होने हैं, मगर उन नाकामियों की वजह से अब इनके इंटरनल प्रेशर्स हैं. अच्छा. जो खुद एमपीएस इनसे नाराज हैं बिकॉज ये आगे वादे नहीं पूरे कर सक रहे जो अवाम से थे, और उस वजह से मेरे ख्याल से ये निहायत फिक्रमंद है जी. अच्छा, आप ये कहते हैं फिक्रमंद हैं. अहमद जवाद साहब, ये जो अब आज काबीना के इजलास की जो कहानी सामने आई है कि जिसमें वजीर आजम ने अपोजिशन को मशरूत पेशकश कर दी है, ये किस किस्म की पेशकश कर रहे हैं वजीर आजम? इस्तीफा देने को तैयार हैं, कहते हैं लूटी दौलत वापस मिल जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे. देखिए नादिया, मैं उस पर भी आऊंगा. थोड़ी सी जो डिस्कशन हो रही थी उसको भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं. देखें, अपोजिशन को जब हम कहते हैं ओपन वोटिंग करें और सीक्रेट वोटिंग ना करें, तो उसका वो जवाब ये देते हैं कि चूंकि पीटीआई के मेंबर्स जो हैं वो टूट रहे हैं, तो इसलिए वो इस ओपन वोटिंग की तरफ जाना चाहते हैं. राइट. फिर चलें एक लम्हे के लिए ये थ्योरी जो है इनकी मान ली जाए, फिर उसके बाद अगले ही सांस में ये कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है. तो अगर पीटीआई के मेंबर्स टूट रहे हैं तो ये हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है? देखें, इनकी अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत कंट्रास्ट है. ये या तो हॉर्स ट्रेडिंग का अगर मतलब सिर्फ ये है कि अगर ऑपोजिशन का कोई मेंबर टूटता है तो वो हॉर्स ट्रेडिंग है, अगर पीटीआई का मेंबर टूटता है तो वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है.
तो फिर तो हॉर्स ट्रेडिंग को दोबारा से रीडिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, तो अच्छा, बाकी देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो आज एक आपने जिक्र किया है, कंडीशनल जो है वो रेजिग्नेशन की उन्होंने जो बात की, देखें असल में बुनियादी तौर पे इस पैगाम का मकसद ये है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर कोई ज़ाती शोहरत या कोई अपनी ज़ाती अकम्पलिशमेंट के लिए नहीं बने। वो एक मकसद के तहत आए थे। उन्होंने उस मकसद के तहत एक अकाउंटेबिलिटी का आगाज किया था और उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान से जो लूटी हुई दौलत है वो मुल्क में वापस आ सके। सही। अब आपके सामने है, ये मुख्तलिफ किस्से आते रहते हैं। हमने एवन फील्ड के हवाले से भी सुना, हमने ब्रॉड शीट के हवाले से भी सुना। इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान से किस तरह से पाकिस्तान का पैसा मुल्क से बाहर गया और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया, करप्शन के लिए गया। ठीक है, वो एक वाइट कॉलर क्राइम है। ठीक है, और मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने कहा एक मकसद के तहत आए थे ना कि एहतिसाब हो, अकाउंटेबिलिटी हो, लूटी हुई दौलत वापस आए। तो क्या मकसद में इमरान खान साहब फेल हो गए जो वो ये पेशकश कर रहे हैं? अभी ही हैज टाइम इस मकसद में कामयाबी के लिए। देखें, ये तो चूंकि अपोजिशन का एक मंत्रा ये है कि इमरान खान इस्तीफा दे दें, तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया कि अच्छा मैं दे देता हूं इस्तीफा, आप ये जो दौलत बार लेके गए ये ले आए वापस। ठीक है, उसमें ये मकसद कहने का नहीं है कि इस वक्त 2.5 साल के बाद हम ये अज्यूम कर बैठे हैं कि अब शायद अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। अकाउंटेबिलिटी तो हो रही है। एक डिफिकल्ट चीज है वाइट कॉलर क्राइम के अंदर, और खासतौर पर बाहर से उन अमीर ममालिक से पैसे को वापस लाना कि जहां की रेगुलेशंस जो हैं वो सेफ हेवन्स प्रोवाइड करती हैं छोटे छोटे ममालिक से जो पैसा गया आपकी इन दोनों बातों को जरा आगे ले चलते हैं ना। पहले ऑपोजिशन से पूछ लेती हूँ कि आपने जो ओपन बैलेट के आप लोग खिलाफ हैं वो क्यों हैं? जब बात हॉर्स ट्रेडिंग की है तो सही है ना, ओपन बैलेट होगा तो फिर ये पता भी चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। जी सेनेटर साहब, आपसे पूछ रही हूँ। जी देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि फिर तो आपको इलेक्शन कराने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर तो आप नंबर ऑफ पार्टीज पे चले जाएं। तो किसी के इंडिविजुअल राइट्स भी होते हैं। सब के सब लोगों को आप पार्टी फ्रेमवर्क में गुलाम नहीं बना सकते। हम जब हॉर्स ट्रेडिंग का टर्म इस्तेमाल करते हैं तो जो पावर में होता है वो हॉर्स ट्रेडिंग कर सकता है। अपोजिशन अभी कौन सी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकता है? इनके लिए तो नैब भी काम कर रहा है, इनके लिए तो हुकूमतें बनी हुई हैं। ये किसी हद तक अगर हमारे सूबे पे, सिंध सूबे पे इल्जाम लगाएं तो थोड़ी बहुत बात लॉजिकल भी बनती है कि हम पावर में, इक्तदार में वहां पे। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट वहां पे बैठी है, इनके यहाँ जो ग्रुपिंग बन रही है, तो ये गवर्नमेंट में आने के बाद इन्होंने पहले के वायदे नहीं, बाद में भी वायदे किए थे। एमक्यूएम से भी कुछ वायदे किए गए थे। साउथ पंजाब के सराइकी सूबा बनाने के लिए भी कुछ वायदे किए गए थे। क्यू लीग रोजाना आप देख रहे हैं, वो वहां का जो स्पीकर बना हुआ है उन तक की स्टेटमेंट आ जाती है, इनके क्या इख्तलाफात चल रहे हैं। अब तो दोस्ती लग रही है, अब तो दोस्ती लग रही है सेनेटर साहब परवेज इलाही साहब से। अगर लग गई तो एक सीट निकल जाएगी, लेकिन बाकी लोगों को भी सेटिस्फाई करना है। तो इसलिए गवर्नमेंट से लोग नाला होते हैं और वो साइड चेंज कर लेते हैं। तो इसमें मैं समझता हूं गवर्नमेंट इसलिए परेशान है कि अगर सीक्रेट बेल्ट हुआ तो इनके वोट जो हैं वो इनके हक में नहीं पड़ेंगे। वरना जैसे आपने इमरान खान साहब के आज के जिक्र किया कि वो बिस्मिल्लाह करें, अच्छी बात की है कि लूटी हुई दौलत वापस करते हैं। ये जो बन्नी गाला रेगुलराइज कर लिया है उसको छोड़ दें, गवर्नमेंट के हवाले कर दें। वो जो अलीमाबाजी एमनेस्टी पे पैसे अरबों डॉलर बाहर रखी हुई हैं सिलाई मशीनों की कमाई से, वो कर लें। और जो बाकी नैब केसेस हैं बीआरडी के सिलसिले में, आज तो खैर जरा मुख्तलिफ फैसला आ गया, बिलियन ट्रीज पे आ गया, चीनी का जो स्कैंडल चला, जो दवाइयों का स्कैंडल चला, जो पेट्रोल का स्कैंडल चला, वो बिस्मिल्लाह करने अपने घर से शुरुआत कर लें तो ये आगे सिलसिला चढ़ पड़ेगा। अपोजिशन पे जितने इल्जामात थे वो सब के सब या तो जेलों में लोग हैं या उन पे केसेस बने हुए हैं, कोर्ट्स को फेस कर रहे हैं। अच्छा। और वो कोर्ट्स को ही जवाब देंगे, इमरान खान को जवाब नहीं देंगे। अगर इतने ही साफ, शफाफ और इंसाफ पसंद हैं तो अपने घर से शुरुआत कर लें, तो मेरे ख्याल है ये एक मिसाल बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो ओपन बैलेट की आपने बात की ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जरा इसी पर मैं सवाल कर लेती हूँ एक ब्रेक के बाद, और तीनों मेहमानों से मेरा एक ही सवाल होगा
کہ دو ایک ہائپوتھیٹکلی ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ سینٹ انتخابات کے نتائج اگر پی ٹی آئی کے فیور میں آ گئے تو وہ کیا ثابت کرے گا اور نہ آئے تو کیا ثابت کرے گا. لیٹس ٹیک اے بریک, کم بیک اینڈ آسک آور گیسٹ اباؤٹ دس. ویلکم بیک. بلال اظہر صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں. اب ذرا آپ تینوں مہمانوں سے میرا ایک ہی سوال ہے. چلیں ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے ایک کیلکولیشن ہوتی ہے, ان کی حکومت ہے اس وقت وفاق میں, تو اگر یہ اپنی سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سینٹ میں, تو کیا ثابت ہوگا پھر اس سے؟ کیا اپوزیشن کا بیانیہ فیل ہوا؟ جی نادیہ, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال پہ آؤں, میں پہلے جواد صاحب نے ایک دو باتیں کی تو مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس پہ ذرا ایک اپلائی کر سکوں. جی دیکھیے, پہلے انہوں نے کچھ کہا کہ میرے جواب میں کوئی انکنسسٹنسی تھی. میں نے ان کو بڑے واضح طور پہ کہا کہ میں ہارس ٹریڈنگ کا انہیں حوالہ دیا. میں نے ان کو بڑے واضح طور پہ پہلے بتایا تھا کہ اس میں ان کے اپنے ناراض اراکین ہیں, اس میں ہمیں کچھ خاص کرنا نہیں پڑ رہا. ان کے خود ہی لوگ ہیں جو گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ نالاں ہیں, پرفارمنس کوئی نہیں ہے, اور اب ووٹرز ان کے گریبان پہ پڑے ہیں. دوسری بات انہوں نے پھر سے کی, اور یہ بات ہم سن کے سارے تھک گئے ہیں, کہ وزیر اعظم بڑے ایماندار ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کے لیے آئے تھے. تو اس میں خیر مثالیں تو بے تحاشا ہیں, بلین ٹری, معلم جبہ, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. مجھے پتا ہے ان کی عام طور پہ جو ایک لیزی جھوٹ جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اکثر اس کے جواب میں آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ جی ہم تو پچھلی حکومتوں کے قرضے پورے کرنے کے لیے ہمیں لینے پڑ رہے ہیں. یہی جواب آتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے 2 سال میں صرف قرضے ری پے نہیں صرف ری پے کرنے کے لیے نہیں لیے, آن ٹاپ آف دیٹ یہ 12 کھرب مزید 12 کھرب 12 ٹریلین روپیز مزید یہ 2 سال کے پیریڈ میں لے چکے ہیں. اور میں آپ کو کمپیریزن کے لیے بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے پورے 5 سال کے ٹینیور میں ڈیٹ میں اضافہ صرف 10.6 ٹریلین ہوا تھا. ان کے 2 سالوں کے اندر 12 کھرب ہو گیا ہے. ایسا بھی وزیر اعظم آپ نے نہیں دیکھا نا بلال صاحب, جو کہ خود استعفیٰ پیش کرے. کیا کبھی نواز شریف صاحب نے کہا میں استعفیٰ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اس کے متعلق کبھی اس کے متعلق زرداری میں آپ کو صاحب نے یہ بتاتا کہا ہوں, ہو؟ انہوں نے جو بات کی ہے نا جی, وہ نہ کی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ چوری اس طرح کی ہے کوئی نہیں. تو انہوں نے ایک شرط ایسی لگائی ہے جو کہ انہیں پتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ امیجنری سی شرط لگائی ہے. کم بیک ٹو مائی کوسچن, جی کہ آپ بتائیں نا کہ اگر پی ٹی آئی وہ سادہ اکثریت حاصل کر لیتی ہے سینٹ الیکشن میں, کیا ثابت ہوتا ہے اس سے؟ ثابت کیا ہوگا جی؟ اس سے یہی ثابت ہوگا کہ جو جن آپ کے جو ان کے سلیکٹڈ ایم پی ایز ایم این ایز تھے, وہ انہوں نے بس ان کو ووٹ ڈال دی. تو اس میں تو مطلب کہ نہیں, پھر کوئی ناراض نہیں ہے, کوئی پھر وہ والی بات آپ کا جو بیانیہ ہے کہ حلقے میں جا نہیں سکتے اور وہ خود ان سے الگ ہونا چاہتے ہیں, پھر تو یہ غلط ہو جائے گا نا. پھر بس اسی لیے ابھی یہ دے رہے ہیں نا جی, کتنے پتہ نہیں 5 کروڑ 50 کروڑ دے رہے ہیں نا, اسی لیے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے. لیٹس سی ان کی یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں. کسی اور بات کا جواب دینا نہیں دیجیے گا احمد جواد صاحب, کیونکہ وقت ابھی بہت کم ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ یہ بات بھی بڑی زیر بحث ہے اپوزیشن کی آج کل, کہ پی ٹی آئی کو بڑی سینٹ الیکشنز کے لیے کام اور محنت کرنا پڑ رہا ہے. اتحادی آپ کے ساتھ ہیں بھائی, جماعت آپ کے ساتھ ہے, کیا آپ کو لوگوں کو تو آرام سے مل جانی چاہیے یہ اکثریت؟ جو تھیوری بنتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ممبرز اگر چھوڑ کے جائیں پارٹی کو سینٹ کے الیکشن کے لیے, تو وہ ناراض ارکان کہلائیں گے. اگر اپوزیشن کے چھوڑ کے جائیں تو اس کو ہارس ٹریڈنگ کہیں گے. تو یہ میں نے وہ کنٹراسٹ جس کی بات کی تھی. صحیح. دوسرا اکاؤنٹیبلٹی کی بات وہ کرتے ہیں. ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے ان کی جو پچھلے 50 سالوں میں باری باری حکومت میں آتے رہے ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوگی, یا 2 سال جن کو ہوئے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ چلیں مان لیتے ہیں جی کہ 2 سال جنہوں نے حکومت کی ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. کس چیز پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ اب یہ رٹے رٹائے 2-3 پروجیکٹس ہیں. میں اسی پروگرام کی وساطت سے پوچھ لیتا ہوں کہ مجھے ذرا ایکسپلین کر دیں کہ بلین ٹری جو پروجیکٹ ہے اس میں کیا کرپشن ہوئی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. معلم جبہ پروجیکٹ ہے کیا, اس میں کیا ہوا تھا, ان کو نہیں پتا ہوگا. میٹرو کا پروجیکٹ کے بارے میں کہتے ہیں وہ بتا دیں. میں ایکسپلین کر سکتا ہوں, لیکن انہوں نے کہیں کہ جب یہ اس کے اوپر دیکھیں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے, تو جب ہم نے پاناما کے حوالے سے بات کی تھی تو ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن پچھلے 2.5 سال میں جن پروجیکٹس کا ذکر کر رہی ہے,
चली जाए ना, एक हाई कोर्ट में जाए, एक सुप्रीम कोर्ट में जाए हजूर। कि जी ये देखें इन्होंने करप्शन की है। वक्त कम है, बिल्कुल कर लेंगे और आप जरूर फिर वो सबूत, लेकिन वही वाली बात है ना कि इट हैज टू बी ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और इन्हें कोर्ट में लेके जाए ना, इधर लाने का जी, क्या कोर्ट फायदा में है? ये रोकते हैं। कल जाए कोर्ट में जाके जमा कराएं। दो जजमेंट सी, 2 दफा बीआरटी गया, एक दफा उन्होंने एफआईए को इंक्वायरी को कहा, एक दफा नैब को कहा, इन्होंने तरले मिनते जाके सुप्रीम कोर्ट में किए कि जी नहीं ये इन्वेस्टिगेशन ना तो होने आप दें। भी कर लेना, ओहो। कर अब लें आप मिलते बताइए हैं। कहाँ रही अकाउंटेबिलिटी, कहाँ रही अच्छा चलिए, मैं सेनेटर साहब, रास्ता सेनेटर हम भी कानूनी साहब, रास्ता अच्छा इख्तियार चलिए करेंगे। सेनेटर साहब को अपने की हद है। क्लोजिंग रिमार्क्स देने दें। सेनेटर साहब, ये जो पीटीआई कह रही है, मैं गो के इससे इख्तिलाफ करती हूँ कि जो 50 साल वाली करप्शन है उसकी बारी पहले आएगी, ये नैब ने भी कहा था, और फिर जो बाद वाले हैं उनके भी तरफ हवाओं का रुख वो जो तब्दील होना था वो होगा। सो आपके नजदीक ये सही तरीका कार है? क्योंकि देखिए करप्शन तो हुई है, ऐसा नहीं है, अब वो अलग बात है जिसने भी की है वो तो इट हैज टू बी प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन इस मुल्क में करप्शन हुई है। देखें, मैं इस पे ये कहूंगा कि करप्शन का के लिए इंसाफ वो कर सकता है जो खुद करप्ट ना हो, और इन 2-2.5 साल में साबित हुआ है कि ये गवर्नमेंट सबसे ज्यादा करप्ट साबित हुई है, तो इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जहां तक आपने सेनेट इलेक्शंस के हवाले से बात की थी, हाँ, क्या साबित तो करेगा ये बता दीजिए, अगर आप जीत गए तो क्या साबित करेगा? ऑपोजिशन ने ज्यादा स्कोर कर लिया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। हाँ। गवर्नमेंट कोई मैनिफेस्टो के तहत इलेक्शन लड़के आती है, मुख्तलिफ पार्टीज का मैनिफेस्टो आता है, फिर वो कुछ प्रॉमिसेस करते हैं जो आपने देखे पीटीआई ने कितने प्रॉमिस किए और कितने यू टर्न लिए हैं, उस पर इनकी डिलीवरेंस क्या रही है। और फिर जब अपोजिशन के कुछ लोग अगर ये इधर उधर से लेके आते हैं तो सीधी बात है कि इनके साथ नैब काम कर रही है, ये 50-50 करोड़ के फंड्स ऑफर्स कर रहे हैं। अपोजिशन के पास तो कुछ नहीं है, अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ कह रही है कि इन्होंने ये वायदे किए थे, इमरान खान ने जो स्पीचेस की थी वो दिखा रहे हैं जिनका जिक्र हो चुका है, इन्होंने कितनी महंगाई की है, कितने लोन्स लिए हैं, और फिर आम लोगों के लिए क्या सहूलियात पैदा की हैं। वो जब इलेक्टेबल लोग जो इनके साथ मिलाए गए थे वो जब देखते हैं कि भाई इनसे तो कुछ नहीं मिलना, सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ बनीगाला के इर्द गिर्द जो है वो लोग जो कुछ इकट्ठे हो गए हैं, जो पीटीआई के बुनियादी मेंबर भी नहीं है, नॉन इलेक्टेड लोग बैठ गए हैं, तो एक इलेक्टेड मेंबर वो अवाम को जवाबदेह होता है, जब अवाम को जवाब नहीं देता है तो कोई भी फैसला कर सकता है। और अच्छा। डेमोक्रेसी का उसूल ही यही है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की डिलीवरेंस भी जीरो रही है, इनके वायदे सब झूठे निकले हैं, ये कोई भी अपने मैनिफेस्टो अमल नहीं कर सके तो लाजमी है कि वो गुस्सा तो इधर वोट में ही निकलेगा ना, और पीटीआई के वोट प्रेडिक्ट कर देना सेनेटर साहब आखिर में कि इनका जो मुस्तकबिल है सेनेट में वो तारीख है या फिर बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर आप देख रहे हैं इनका? मैं समझता हूं कि पीटीआई तो वैसे भी अक्सरियत नहीं ले सकेगी क्योंकि बाकी अलाइंस के हवाले से होगी, लेकिन अपोजिशन पार्टीज जो है वो मैं उम्मीद करता हूं और मेरी कैलकुलेशंस भी यही कहती हैं कि वो ले लेंगी, अक्सरियत ले लेंगी। हाँ? कैसे ये हाँ, बता के जाए? नहीं रुक जाए, क्योंकि इनके जो झगड़े हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो डिलीवरेंस है, वो इनके लोगों को इनके हक में वोट देने नहीं देगी। इनका जमीर जागेगा, यहाँ जमीर जागेगा, वहाँ हॉर्स उधर नहीं ट्रेडिंग हो रही जागेगा, है, दूसरी तरफ नहीं जागेगा। दूसरी तरफ हॉर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे ये। देखो हमारे पास कोई देने के लिए कुछ नहीं था, रुकन चला जाए जमीर जाग गया। यकीनन आप जो वायदे पूरे नहीं कर सकते, अगर भागे तो वो कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो गई। हमारे पीछे तो केस भी आप डाल सकते हैं जो पहले से डाल रहे हैं, सेनेट इलेक्शन से ऑफर भी कर सकते हैं। सेनेट इलेक्शन से कबल जो है जाहिर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस वक्त जो फैसला है, एक सदारती रेफरेंस जो कि सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है, दूसरा हुकूमत जो लाना चाहती है आईनी तरमीम ओपन बैलेट के हवाले से, उस पर भी देखना है क्या होगा, और उसके बाद मार्च में ये इलेक्शंस हैं, कौन सबकत लेता है। लेकिन सादा अक्सरियत की जहां बात की, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर जितनी मतलूबा नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो सादा अक्सरियत में इसलिए भी नहीं शुमार होंगी क्योंकि इत्तेहादियों की भी होंगी, लेकिन बहरहाल इनके लिए फिर किसी भी कानूनी तरमीम करने के लिए भी इत्तेहादियों का सहारा लेना ज़रूरी होगा। देखते हैं, सेनेट इलेक्शंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, हमेशा होते हैं जब भी सेनेट का टेन्योर ख़त्म होता है 19 मेंबर्स का, उसके बाद फिर यही सारी बातें शुरू हो जाती हैं कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग होने को है, कौन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन ये वाले सेनेट इलेक्शन ज़रा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं क्योंकि एक तरफ अपोजिशन अपनी एक तहरीक भी चला रही है पीडीएम की, और दूसरी जानिब
ایک حکومت کا بڑا سالڈ بیانیہ ہے کہ وہ احتساب کے نام پر آئی ہے اور بڑی لوٹی دولت واپس بھی لے رہی ہے، قبضہ مافیا سے بھی کافی کچھ لے لیا شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں، اور مزید بھی لے کر رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔